एशे रिपोर्ट 2022 से 23 एवं 2023 से 24। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण एशे की 2022 से 23 और 2023 से 24 की रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले समझते हैं कि एशे क्या है। एशे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन भारत की उच्च शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है। इसके माध्यम से देश के उच्च शिक्षा संस्थानों HEIs से छात्रों के नामांकन, शिक्षकों, पाठ्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं तथा परीक्षा परिणामों से जुड़ा डेटा एकत्र किया जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड नीति निर्माण में सरकार की सहायता करना है। एशे एक वेब आधारित सर्वेक्षण प्रणाली है जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं अपने आंकड़े ऑनलाइन दर्ज करते हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। एक सकल नामांकन अनुपात गेर में वृद्धि। सबसे पहले समझते हैं कि गेर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। गेर का अर्थ है 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों का प्रतिशत। रिपोर्ट के अनुसार कुल गेर वर्ष 2014 से 15 में 23.7 था, जो बढ़कर 29.5 2022 से 23 और 30.0 2023 से 24 हो गया है। इसका अर्थ है कि अब पहले की तुलना में अधिक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2 महिलाओं का नामांकन बढ़ा। महिलाओं का गेर भी लगातार बढ़ा है। 2014 से 15 में 22.9, 2022 से 23 में 30.2, 2023 से 24 में 31.2। यह दर्शाता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 3 लैंगिक समानता सूचकांक GPI। अब समझते हैं कि GPI जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है। यह लड़कों और लड़कियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी की तुलना करता है। यदि GPI 1 हो तो दोनों की भागीदारी समान मानी जाती है। यदि GPI 1 से अधिक हो तो इसका अर्थ है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में GPI 1.08 रहा, जो उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। 4 सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन। अब समझते हैं कि सामाजिक समावेशन की स्थिति कैसी रही। 2014 से 15 की तुलना में 2023 से 24 में अनुसूचित जाति SC का नामांकन बढ़कर 69.72 लाख हो गया, जो लगभग 51.4% की वृद्धि है। अनुसूचित जनजाति सेंट का नामांकन बढ़कर 28.83 लाख हो गया, जो लगभग 75.7% की वृद्धि है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का नामांकन बढ़कर 1.80 करोड़ हो गया, जो लगभग 60.2% की वृद्धि दर्शाता है। इससे पता चलता है कि उच्च शिक्षा में सामाजिक समावेशन लगातार बढ़ रहा है। 5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी STEM में महिलाओं की भागीदारी। अब समझते हैं कि STEM क्या है। STEM का अर्थ है S साइंस विज्ञान, T टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, E इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, M मैथमेटिक्स गणित। रिपोर्ट के अनुसार STEM विषयों में महिलाओं की हिस्सेदारी 38.4% से बढ़कर 44% हो गई है। यह विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में लैंगिक समानता बढ़ने का संकेत है। 6 शिक्षकों फैकल्टी की संख्या। रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में शिक्षकों की कुल संख्या 17.32 लाख हो गई है। इनमें 55.1% पुरुष, 44.9% महिलाएं। एशे का महत्व। अब समझते हैं कि एशे रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। इससे उच्च शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। सरकार को नई शिक्षा नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। राज्यों और संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में नामांकन, गुणवत्ता और समावेशन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। कैंसर पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट 2026। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा कैंसर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IARC ने विश्व कैंसर रिपोर्ट 2026 जारी की। यह रिपोर्ट कैंसर की वैश्विक स्थिति, उसके बढ़ते बोझ, उपचार में असमानता तथा भविष्य की चुनौतियों का आकलन करती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष।
एक वैश्विक कैंसर का बढ़ता बोझ। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 20.6 मिलियन 2.06 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन 1 करोड़ लोगों की कैंसर से मृत्यु होती है। हृदय रोग के बाद कैंसर विश्व में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अनुमान है कि 2050 तक कैंसर के नए मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 35 मिलियन 3.5 करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगी। फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर विश्व में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। 2 क्षेत्रीय रीजनल स्थिति। रिपोर्ट बताती है कि एशिया में कैंसर का सबसे अधिक बोझ है। विश्व के 50.7% कैंसर के मामले तथा 56.5% कैंसर से होने वाली मौतें एशिया में होती है। यूरोप में जनसंख्या कम होने के बावजूद कैंसर का बोझ अधिक है। विश्व की 9% जनसंख्या, लेकिन 21% कैंसर के मामले यूरोप में पाए जाते हैं। 3 आर्थिक फाइनेंशियल बोझ। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल कम से कम 45% रोगियों ने बताया कि कैंसर के इलाज के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई परिवारों को चिकित्सा खर्च, मेडिकल बैंक्रप्सी के कारण आर्थिक संकट झेलना पड़ा। लगातार बनी हुई चुनौतियां। एक स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियां। कैंसर नियंत्रण के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। कई देशों में स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रभाव सीमित है। 2 उपचार में असमानता। कैंसर से बचने की संभावना सभी देशों में समान नहीं है। उदाहरण, उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर से पीड़ित लगभग 87% महिलाएं निदान के 5 वर्ष बाद भी जीवित रहती हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 42% है। 3 एचपीवी टीकाकरण की कम प्रगति। लड़कियों में एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की पहली खुराक का वैश्विक कवरेज लगभग 31% है, जबकि 2030 तक 90% कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें। 1 सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी। निजी क्षेत्र तकनीक, अनुसंधान और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत बनाए। 2 जनकेंद्रित कैंसर नियंत्रण। रिपोर्ट 3 प्रमुख सुधारों पर बल देती है। बेहतर क्षमता, बेटर कैपेसिटी स्वास्थ्य व्यवस्था और मानव संसाधनों में निवेश। बेहतर सुरक्षा, बेटर प्रोटेक्शन सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण। बेहतर मूल्य, बेटर वैल्यू शोध आधारित, प्रभावी और किफ़ायती उपचार। 3 बहुपक्षीय सहयोग। देशों के बीच अनुसंधान सहयोग बढ़ाया जाए। तकनीक और दवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए। कैंसर नियंत्रण में वैश्विक साझेदारी मजबूत की जाए। यूपीएससी एसएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, WHO की कैंसर अनुसंधान एजेंसी। सबसे अधिक कैंसर बोझ वाला महाद्वीप एशिया। सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनने वाला कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। 2050 तक अनुमानित नए कैंसर मामले लगभग 35 मिलियन प्रति वर्ष। एचपीवी वैक्सीन लक्ष्य 2030 90% कवरेज। भारत की महिला नेतृत्व वाली पंचायती राज व्यवस्था। हाल ही में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नेतृत्व वाली पंचायती राज व्यवस्था को समावेशी जमीनी शासन इंक्लूसिव ग्रासरूट्स गवर्नेंस के वैश्विक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। पंचायतों में भारतीय महिलाओं की स्थिति। भारत में पंचायती राज संस्थाओं PRIs में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि EWRs हैं। यह कुल निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। हाल के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में सम्मानित 42 ग्राम पंचायतों में से 25 का नेतृत्व महिलाओं ने किया। महिला प्रतिनिधित्व के प्रमुख लाभ। 1 जनकल्याण पर अधिक ध्यान। महिला प्रतिनिधि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, सुरक्षा और महिलाओं बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देती है। उदाहरण, ओडिशा की मनपुरा ग्राम पंचायत ने घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया। 2 लैंगिक समानता को बढ़ावा। महिला नेतृत्व बाल विवाह, लिंग चयन, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। उदाहरण,
बिहार की 9 ग्राम पंचायत ने बाल विवाह रोकने का अभियान चलाया। 3 सामुदायिक भागीदारी, महिलाएं स्वयं सहायता समूह SHGs वित्तीय समावेशन और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरण, अंडमान निकोबार के किशोरीनगर ग्राम पंचायत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया। 4 महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाता है, सामाजिक बंधनों को कम करता है और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराता है। उदाहरण, असम के जोरहाट क्षेत्र में अपना खेत अपना बाजार जैसी पहल से महिलाओं को बाजार से जोड़ा गया। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRs के सामने प्रमुख चुनौतियां, एक पितृसत्तात्मक सोच और प्रशासनिक सहयोग की कमी। कई स्थानों पर महिला प्रतिनिधियों के निर्णयों को महत्व नहीं दिया जाता। कुछ अधिकारी आवश्यक जानकारी या रिकॉर्ड साझा करने में सहयोग नहीं करते। 2 घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ, महिलाओं पर घर और परिवार की जिम्मेदारियां अधिक होने से पंचायत कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। 3 कौशल और प्रशिक्षण की कमी, कई महिला प्रतिनिधियों को कानून, योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। चुनौतियों के समाधान, एक संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। कई राज्यों में यह आरक्षण 50% तक बढ़ाया गया है। 2 सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान मार्च 2025 में शुरू किया गया। अब तक लगभग 1.5 लाख महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 3 महिला सभाओं को मजबूत बनाना, ग्राम सभा से पहले महिला सभा आयोजित की जाए। महिलाएं अपनी समस्याएं और सुझाव सामूहिक रूप से रखें, जिन्हें ग्राम सभा में शामिल किया जाए। UPSC SSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि EWRs लगभग 14.5 लाख, महिला प्रतिनिधित्व लगभग 46%। संबंधित अनुच्छेद 243D, प्रमुख पहल, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इथेनॉल मिश्रण, एथेनॉल ब्लेंडिंग। हाल ही में भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम EBP को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल CHOH एक प्रकार का एथिल अल्कोहल है। इसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, गेहूं तथा अन्य स्टार्च युक्त फसलों से बनाया जाता है। अब समझते हैं कि इथेनॉल मिश्रण क्या होता है। जब पेट्रोल में निश्चित मात्रा में इथेनॉल मिलाया जाता है तो उसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कहते हैं। भारत ने 2013 से 14 में 1.5% से भी कम इथेनॉल मिश्रण से शुरुआत की थी और अब 2025 से 26 में 20% E20 मिश्रण का लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इथेनॉल एक उच्च ऑक्टेन हाई ऑक्टेन ईंधन है। इसका ऑक्टेन नंबर लगभग 108.5 होता है, जबकि सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लगभग 84.4 होता है। इसलिए यह बेहतर दहन कॉम्बशन में सहायता करता है। इथेनॉल मिश्रण को लेकर प्रमुख चिंताएं। अब समझते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या-क्या चिंताएं जताई जा रही है। 1. पुराने वाहनों के साथ अनुकूलता कंपैटिबिलिटी। सबसे बड़ी चिंता पुराने वाहनों को लेकर है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब समझते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक का अर्थ है कि कोई पदार्थ हवा से नमी, जल को अपनी ओर आकर्षित करके सोख लेता है। इसी कारण ईंधन प्रणाली में नमी बढ़ सकती है, जिससे जंग कोरोजन लगने का खतरा रहता है। यह समस्या विशेष रूप से पुराने वाहनों में अधिक हो सकती है। 2. उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं। अब समझते हैं कि दूसरी चिंता क्या है। ब्राजील जैसे देशों में लोग E10, E20, E27 जैसे अलग अलग विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन भारत में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसलिए वे अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन का चुनाव नहीं कर पाते। 3. माइलेज कम होना। कुछ वाहन मालिकों का कहना है कि E20 ईंधन के उपयोग से उनके वाहनों का माइलेज थोड़ा कम हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल की ऊर्जा एनर्जी कंटेंट पेट्रोल की तुलना में कम होती है। 4. जल संकट। अब सबसे महत्वपूर्ण चिंता को समझते हैं।
भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में गन्ने का उपयोग किया जाता है। गन्ना एक जलघन, वाटर इंटेंसिव फसल है। यदि जल संकट वाले क्षेत्रों में अधिक गन्ना उगाया जाएगा तो इससे भूजल पर दबाव और बढ़ सकता है। भारत क्या कर सकता है? अब सवाल आता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। भारत ब्राजील की तरह चरणबद्ध, फेस्ड तरीका अपना सकता है, यानी धीरे धीरे अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे वाहनों को प्रोत्साहित किया जाए जो E20 या उससे अधिक मिश्रण पर आसानी से चल सके। उपभोक्ताओं को अलग अलग प्रकार के ईंधन चुनने का विकल्प दिया जाए। गन्ने के साथ साथ मक्का और कृषि अवशेषों से भी इथेनॉल उत्पादन बढ़ाया जाए। अन्य देशों में इथेनॉल मिश्रण की स्थिति। अब समझते हैं कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। ब्राजील। ब्राजील दुनिया में इथेनॉल उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। वहाँ E27% इथेनॉल मिश्रण सामान्य रूप से उपलब्ध है। साथ ही 80% से अधिक नए फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे हैं जो E27, E30 या शुद्ध इथेनॉल पर भी चल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सामान्य रूप से E10 का उपयोग किया जाता है। वहीं E15 का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा लाखों फ्लेक्स फ्यूल वाहन हैं जो E85% इथेनॉल तक के मिश्रण पर चल सकते हैं। जापान ने भी चरणबद्ध तरीके से अपने ईंधन में इथेनॉल को शामिल किया है। वहाँ E10 मिश्रण को धीरे धीरे लागू किया गया है। समाचारों में स्थान। कोस्टा रिका। हाल ही में भारत और कोस्टा रिका ने द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेटको जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की बैठक आयोजित की। अब समझते हैं कि कोस्टा रिका के बारे में। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी सैन जोज है। राजनीतिक विशेषताएं। 1. स्थान। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में स्थित है। 2 पड़ोसी देश। इसके 2 पड़ोसी देश हैं। उत्तर में निकारागुआ, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पनामा। 3 समुद्री सीमाएं। कोस्टा रिका की समुद्री सीमाएं 2 जल निकायों से मिलती हैं। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। पूर्व और उत्तर पूर्व में कैरेबियन सी। इसी कारण यह समुद्री व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश माना जाता है। भौगोलिक विशेषताएं। 1. पर्वत श्रेणियां। कोस्टा रिका में 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कॉर्डिलेरा ज्वालामुखी, कॉर्डिलेरा वोल्केनिका उत्तर भाग में, कॉर्डिलेरा डी तलामांका, कॉर्डिलेरा दे टैलामेंका दक्षिण भाग में। इन पर्वतों के कारण यहाँ अनेक सक्रिय एवं सुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 2. सबसे ऊंची चोटी। कोस्टा रिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट चिरिपो है। कोस्टा रिका क्यों महत्वपूर्ण है? अब समझते हैं कि यह देश समाचारों में क्यों रहता है। यह जैव विविधता, बायोडिवर्सिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और संरक्षित वन क्षेत्र हैं। यह इकोटूरिज्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मध्य अमेरिका में यह स्थिर लोकतंत्र, स्टेबल डेमोक्रेसी और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों के लिए जाना जाता है। समाचारों में भी। 1. भारत का खिलौना उद्योग। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो में भारत के तेजी से बढ़ते और प्रतिस्पर्धी खिलौना उद्योग को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का खिलौना उद्योग क्यों चर्चा में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खिलौनों का निर्माण तेजी से बढ़ा है। सरकार की नीतियों, बढ़ती घरेलू मांग और निर्यात में वृद्धि के कारण भारत वैश्विक खिलौना उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। भारत के खिलौना उद्योग के प्रमुख आधार। 1. बढ़ती मांग। भारत में बच्चों की बड़ी आबादी, ई-कॉमर्स का विस्तार और स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आधारित शैक्षिक खिलौनों की बढ़ती मांग से इस उद्योग को गति मिली है। 2. निर्यात और रोजगार में वृद्धि। रिपोर्ट के अनुसार खिलौनों के निर्यात में लगभग 151.9% की वृद्धि हुई है। निर्यात बढ़कर $384.7 मिलियन तक पहुंच गया।
भारत ने $152 मिलियन का व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस भी दर्ज किया। इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ा है। औपचारिक रोजगार 2019 के 8,685 से बढ़कर 2024 में 17,693 हो गया। 3 सरकारी पहल। सरकार ने खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज 2020, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCOs, ताकि केवल गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण और आयात हो। 4 GI टैग और स्थानीय खिलौने। भारत के कई पारंपरिक खिलौनों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त है, जैसे कर्नाटक के चन्नपटना खिलौने, मध्य प्रदेश की चमड़े की गुड़िया, तमिलनाडु की तंजावुर गुड़िया। इससे स्थानीय कारीगरों को पहचान और बाजार दोनों मिलते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार भारत का खिलौना उद्योग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार, निर्यात और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2 प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा जिलों का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 जारी किया है। सबसे पहले समझते हैं कि PGI क्या है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक मूल्यांकन सूचकांक है, जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि राज्यों और जिलों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्यों और जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। PGIS क्या है? अब समझते हैं कि PGIS क्या होता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा का मूल्यांकन करता है। इसमें 6 प्रमुख डोमेन और 70 संकेतकों के आधार पर 1000 अंकों में मूल्यांकन किया जाता है। इन डोमेन में शामिल हैं सीखने के परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, समावेशन एवं हिस्सेदारी, शासन एवं प्रशासन, शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण। PGID जिला क्या है? अब समझते हैं कि PGID क्या होता है। यह जिलों की स्कूली शिक्षा का मूल्यांकन करता है। इसमें भी 70 संकेतकों के आधार पर 600 अंकों में जिलों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है सीखने के परिणाम, विद्यालय प्रबंधन, बुनियादी सुविधाएं, छात्र अधिकार एवं सुरक्षा, बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं। PGI का महत्व। PGI की सहायता से शिक्षा व्यवस्था की कमियों की पहचान होती है। राज्यों और जिलों के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है। बेहतर नीतियां और सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता मिलती है। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलता है। PMSKVY। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन कार्यक्रम PMSKVY को देश भर में लागू करने की मंजूरी दी है। सबसे पहले समझते हैं कि PMSKVY क्या है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा 2025 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIS को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास केंद्रों में बदलना है, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। PMSKVY की प्रमुख विशेषताएं। 1. ITI का आधुनिकीकरण। इस योजना के तहत 1000 सरकारी ITI का विकास किया जाएगा। इनमें 200 नए ITI स्थापित किए जाएंगे। 800 मौजूदा ITI को आधुनिक बनाया जाएगा। 2. उद्योगों की भागीदारी। प्रत्येक कौशल क्लस्टर के प्रबंधन के लिए उद्योगों की भागीदारी से विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण सीधे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार होगा। 3. प्रदर्शन आधारित वित्तपोषण। योजना में प्रदर्शन आधारित वित्तपोषण परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही एशियाई विकास बैंक ADB और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक भी सहवित्त पोषण करेंगे। 4. आधुनिक अवसंरचना। योजना के अंतर्गत ITI में आधुनिक मशीनें, उन्नत प्रयोगशालाएं, डिजिटल शिक्षण प्रणाली और उद्योग आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निष्कर्ष। इस प्रकार
पीएमएसकेवीवाई का उद्देश्य भारत के आईटीआई को आधुनिक बनाकर युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है। 4. ट्राइबेक्स। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइबेक्स का शुभारंभ किया है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइबेक्स क्या है। यह भारत की जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल शिक्षा मंच, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ट्राइबेक्स का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा डिजिटल मंच तैयार करना है जहां जनजातीय कला और संस्कृति का संरक्षण हो, जनजातीय परंपराओं पर आधारित शिक्षा उपलब्ध हो, शोध को बढ़ावा मिले, डिजिटल माध्यम से जनजातीय विरासत को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। ट्राइबेक्स की प्रमुख विशेषताएं। यह यूजीसी से मान्यता प्राप्त 5 एक वर्षीय हाइब्रिड डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है। इसमें जनजातीय भाषा संताली, ओल चिकी लिपि का पाठ्यक्रम भी शामिल है। निष्कर्ष। इस प्रकार ट्राइबेक्स भारत की जनजातीय संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 5. भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हाल ही में मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत के 21वें जैव विविधता भंडार, बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी के रूप में नामित किया गया है। यह मान्यता जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत प्रदान की गई है। भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां जीव जंतुओं और पौधों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बड़ी संख्या में स्थानिक, एंडेमिक प्रजातियां होती हैं और यह क्षेत्र संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत बर्मा हॉटस्पॉट का भौगोलिक विस्तार। यह हॉटस्पॉट निम्न क्षेत्रों में फैला हुआ है: कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के कुछ भाग, उत्तर पूर्व भारत, असम को छोड़कर, दक्षिणी चीन के कुछ क्षेत्र। इसकी प्रमुख विशेषताएं। 1. वैश्विक महत्व। यह विश्व के शीर्ष 10 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। साथ ही यह सबसे अधिक संकटग्रस्त, थ्रेटन्ड हॉटस्पॉट में भी गिना जाता है। 2. जैव विविधता। इस क्षेत्र में लगभग 500 स्तनधारी प्रजातियां, 1330 पक्षी प्रजातियां, 815 से अधिक सरीसृप प्रजातियां, 500 से अधिक उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। 3. स्थानिक प्रजातियां। इस हॉटस्पॉट में बड़ी संख्या में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इन्हें स्थानिक, एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं। भारत के अन्य जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट श्रीलंका हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, सुंडालैंड हॉटस्पॉट। भारत में केवल निकोबार द्वीप समूह। 6. प्रम्बानन मंदिर, प्रम्बनन टेम्पल। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया में स्थित 1000 वर्ष से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग करने की घोषणा की है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रम्बानन मंदिर क्या है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्यकार्ता के पास स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर है। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है। प्रम्बानन मंदिर के बारे में। 1. स्थान। यह जावा द्वीप पर योग्यकार्ता के निकट स्थित है। 2. निर्माण। इसका निर्माण संजय वंश, संजय डायनेस्टी के शासकों द्वारा लगभग 9वीं शताब्दी में कराया गया था। 3. यूनेस्को विश्व धरोहर। प्रम्बानन मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। 4. समर्पित देवता। यह मंदिर त्रिमूर्ति को समर्पित है: भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। इनमें भगवान शिव का मंदिर सबसे बड़ा है। 5. कलात्मक विशेषताएं। यह मंदिर अपनी पत्थर की सुंदर नक्काशी और रामायण महाकाव्य के दृश्यों को दर्शाने वाली मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। निष्कर्ष। इस प्रकार प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। 7. मिशन दृष्टि और ओप्थो-एसएआर सैटेलाइट। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने मिशन दृष्टि नामक दुनिया का पहला ओप्थो-एसएआर उपग्रह विकसित किया है। सबसे पहले समझते हैं कि मिशन दृष्टि क्या है। यह एक पृथ्वी अवलोकन
अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, जिसमें पहली बार सिंथेटिक एपर्चर रडार सर और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग MSI तकनीक को एक ही उपग्रह में जोड़ा गया है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित उपग्रह भी है। ऑप्थो SAR तकनीक क्या है? अब समझते हैं कि ऑप्थो SAR क्या है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें ऑप्टिकल कैमरा, ऑप्टिकल इमेजिंग और SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है। इससे दिन रात और हर मौसम में पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त की जा सकती है। ऑप्थो SAR तकनीक के लाभ: एक साथ डेटा संग्रह, सर और ऑप्टिकल सेंसर दोनों से एक साथ डेटा प्राप्त होता है, इसलिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 अधिक सटीक विश्लेषण, दोनों प्रकार के डेटा मिलने से विश्लेषण अधिक सटीक होता है और सामान्य सेंसर की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। 3 हर मौसम में कार्य, सर तकनीक बादलों, वर्षा और अंधेरे में भी काम करती है, इसलिए यह उपग्रह 24/7 और सभी मौसमों में निगरानी कर सकता है। निष्कर्ष: इस प्रकार मिशन दृष्टि भारत की अंतरिक्ष तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगी। 8 गुवाहाटी घोषणा, गुवाहाटी डिक्लेरेशन। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए गुवाहाटी घोषणा को अपनाया है। सबसे पहले समझते हैं कि गुवाहाटी घोषणा क्या है। यह एक साझा घोषणा है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। गुवाहाटी घोषणा के प्रमुख उद्देश्य: 1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। 2 सूचना और तकनीक का आदान प्रदान, देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना, डेटा आधारित जांच को बढ़ावा देना और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाना। 3 नशीली दवाओं की मांग कम करना, घोषणा में केवल तस्करी रोकने पर ही नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों की मांग कम करने, जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर भंडारण प्रणाली BESS बाजार समीक्षा रिपोर्ट। हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (ISA) और कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस CES ने भारत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS बाजार समीक्षा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2035 से 36 तक भारत को 888 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी, जिसमें 321 गीगावाट BESS शामिल होगी। BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है? BESS ऐसी प्रणाली है जो बिजली को बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा बिजली में बदलकर उपयोग करती है। यह ऊर्जा भंडारण प्रणाली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। बैटरियों के प्रमुख प्रकार: 1 ठोस सॉलिड रिचार्जेबल बैटरियाँ। इनमें रासायनिक ऊर्जा ठोस इलेक्ट्रोड में संग्रहित रहती है। उदाहरण: लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जिंकेयर बैटरी। 2 फ्लो बैटरियाँ। इनमें ऊर्जा अलग अलग टैंकों में रखे तरल इलेक्ट्रोलाइट में संग्रहित रहती है। उदाहरण: वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, जिंक आयरन फ्लो बैटरी, जिंक ब्रोमीन बैटरी। भारत में BESS की आवश्यकता क्यों है? 1 बिजली की बढ़ती मांग। भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में 300 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है, इसलिए ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता भी बढ़ेगी। 2 नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 52.3% हिस्सा गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल स्रोतों से है। जनवरी 2026। चूंकि सौर और पवन ऊर्जा हर समय उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए इनके साथ BESS आवश्यक है। 3 ग्रिड को स्थिर बनाना। BESS विद्युत ग्रिड को कई सेवाएं प्रदान करता है: वोल्टेज नियंत्रण, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नियंत्रण, ब्लैक स्टार्ट क्षमता, बिजली बंद होने के बाद ग्रिड को दोबारा शुरू करना, बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाना। ऊर्जा भंडारण S की अन्य प्रमुख तकनीकें। चित्र के अनुसार ऊर्जा भंडारण केवल बैटरियों तक सीमित नहीं है। इसके प्रमुख प्रकार हैं: 1 यांत्रिक मैकेनिकल स्टोरेज,
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण, केस, फ्लाई व्हील ऊर्जा भंडारण। 2 विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज, लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, फ्लो बैटरी, सोडियम बैटरी, जिंक बैटरी। 3 तापीय, थर्मल स्टोरेज, पिघला हुआ लवण, मोल्टन सॉल्ट, बर्फ आधारित शीत भंडारण, ऊष्मा ऊर्जा भंडारण। 4 विद्युत, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज, सुपर कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, एसएमईज। 5 रासायनिक, केमिकल स्टोरेज, हाइड्रोजन भंडारण, फ्यूल सेल, पावर टू गैस तकनीक। बीएसएस को बढ़ावा देने के प्रमुख उपाय। 1 पीएलआई योजना, भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 GWH उन्नत रसायन सेल, एसीसी, निर्माण क्षमता विकसित करने के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, पीएलआई, योजना शुरू की है। 2. Viability Gap Funding, VGF. लगभग 43 GWH बीएसएस परियोजनाओं के विकास के लिए वीजीएफ योजना के माध्यम से सहायता दी जा रही है। 3 ऊर्जा अवसंरचना का हिस्सा बनाना, बीईएसएस को बिजली प्रणाली का अभिन्न भाग माना जाए। राष्ट्रीय ऊर्जा अवसंरचना योजनाओं में इसे प्राथमिकता दी जाए। खबरों में स्थान, किर्गिस्तान। हाल ही में दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन केंद्र, CSIR, ने मानस राष्ट्रीय अकादमी के सहयोग से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र की स्थापना की। साथ ही किर्गिज महाकाव्य मानस का पहला हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया। किर्गिस्तान के बारे में। राजधानी बिश्केक, बिश्केक। स्थान, मध्य एशिया का एक स्थलरुद्ध, लैंडलॉक्ड देश। पड़ोसी देश, उत्तर कजाखस्तान, पश्चिम उज्बेकिस्तान, दक्षिण ताजिकिस्तान, पूर्व चीन। भौगोलिक विशेषताएं। 1 प्रमुख पर्वत, उत्तर में तियानशान पर्वतमाला, पश्चिम में तलास और चटकल पर्वतमालाएं, दक्षिण में पामीर पर्वत। 2 प्रमुख घाटियां, फरगाना घाटी मध्य भाग, अलाय घाटी दक्षिण। 3 प्रमुख जल निकाय, इसिक्कुल झील, इसिक्कुल लेक, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की पर्वतीय झील, सोंगकोल झील, सोंगकुल लेक। नारिन नदी, नारिन रिवर। 4 सबसे ऊंची चोटी, जेंगिश चोकुसू, जिसे विजय शिखर, विक्ट्री पीक भी कहा जाता है। यह तियान शान पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में भूस्खलन का खतरा। हाल ही में केरल के वायनाड के कल्लाडी क्षेत्र में हुए भूस्खलन ने भारत में बढ़ते भूस्खलन के खतरे की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया। वायनाड में भूस्खलन का मुख्य कारण पश्चिमी घाट की वेल्लारिमला पर्वत श्रृंखला में अत्यधिक वर्षा, खड़ी ढालें और कमजोर चट्टानें हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में भी अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन, लैंडस्लाइड, वह प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी, चट्टान, मलबा या ढीली सामग्री किसी ढाल से नीचे की ओर खिसक जाती है। भारत में भूस्खलन की स्थिति। भारत विश्व के भूस्खलन प्रभावित प्रमुख 4 देशों में शामिल है। देश के लगभग 12.6% क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा है। सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी हिमालय 66.5%, उत्तर पूर्वी हिमालय 18.8%, पश्चिमी घाट 14.7%। भारत में भूस्खलन के प्रमुख कारण। 1 हिमालयी क्षेत्र, टेक्टोनिक अस्थिरता। हिमालय युवा पर्वत है, इसलिए भूकंप और भूस्खलन की संभावना अधिक रहती है। ढीली चट्टानें व अवसाद, कमजोर भूसंरचना आसानी से खिसक जाती है। जल विद्युत परियोजनाएं, बड़े जलाशयों से ढालों पर दबाव बढ़ता है। सड़क और निर्माण कार्य, पहाड़ काटने से ढाल कमजोर हो जाती है। 2 पश्चिमी घाट, अत्यधिक मानसूनी वर्षा, लगातार भारी वर्षा से मिट्टी पानी से भर जाती है और ढाल खिसक जाती है। नवटेक्टोनिक गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय हलचल से अस्थिरता बढ़ती है। मानवीय गतिविधियां, वनों की कटाई, खनन, पहाड़ काटना और अनियोजित निर्माण भूस्खलन का खतरा बढ़ाते हैं। भारत में भूस्खलन रोकने के लिए उठाए गए कदम। 1 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, GSI। खनन मंत्रालय के अंतर्गत GSI को भूस्खलन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह भूस्खलन जोखिम का अध्ययन और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करता है।
2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA दिशा निर्देश 2009। इनमें प्रमुख उपाय बताए गए हैं। जोखिम क्षेत्र मानचित्रण, हैजर्ड जोनेशन मैपिंग, ढालों का स्थिरीकरण, स्लोप स्टेबलाइजेशन, रिटेनिंग वॉल जैसी संरचनाओं का निर्माण, सुरक्षित भूमि उपयोग की योजना। 3 भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली LWS IIT मंडी द्वारा भारतीय हिमालय के लिए विकसित। यह संभावित भूस्खलन की दैनिक चेतावनी जारी करती है। 4 सिंसार तकनीक, पर्सिस्टेंट स्कैटरर सिंथेटिक एपर्चर रडार सिंसार तकनीक का उपयोग भूमि की हल्की गतिविधियों और ढालों में होने वाले परिवर्तन की निगरानी के लिए किया जाता है, जिससे समय रहते भूस्खलन का अनुमान लगाया जा सके। सबांग बंदरगाह। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने सबांग बंदरगाह के संयुक्त विकास पर सहमति व्यक्त की है। यह बंदरगाह इंडोनेशिया के आचे प्रांत के वह द्वीप पर स्थित है और मलक्का जलर मरुमध्य के निकट होने के कारण अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है। यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग के समीप स्थित है। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ संपर्क बेहतर होगा तथा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक हितों को मजबूती मिलेगी। सबसे लंबी दूरी का निर्देशित रॉकेट LRGR। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण किया। यह पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का निर्देशित संस्करण है, जिसे कम समय में लंबी दूरी तक अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 120 किलोमीटर तक है और इसे भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अस्त्र मिसाइल। भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 हवा से हवा में मार करने वाली बराम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। हाल ही में इंडोनेशिया भारत से इस मिसाइल को खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना है। यह मिसाइल लगभग 80 से 110 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है, मैक 4.5 की गति से उड़ान भरती है तथा अंतिम चरण में सक्रिय रडार सीकर की सहायता से लक्ष्य को सटीक रूप से नष्ट करती है। दवाओं के आयात के लिए बंदरगाह। हाल ही में केंद्र सरकार ने नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNPA को दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित बंदरगाह घोषित किया है। यह अधिसूचना औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी की गई है। इस निर्णय के बाद देश में दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश बंदरगाहों, सड़क, रेल, हवाई और समुद्री मार्ग सहित की कुल संख्या 42 हो गई है। इसका उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सक्षम बनाना, आयात प्रक्रिया को तेज करना, तस्करी और अवैध आयात पर नियंत्रण रखना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। उल्लास। समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू की गई एक वयस्क शिक्षा पहल है। हाल ही में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, जिसकी सफलता में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह योजना 2022 से 2027 तक संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षर नागरिकों को बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान तथा जीवनोपयोगी कौशल प्रदान करना है। यह अभियान स्वयंसेवकों और हाइब्रिड शिक्षण मॉडल के माध्यम से पूरे देश में आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA वर्ष 2020 में उन 272 जिलों से प्रारंभ किया गया था जिन्हें मादक पदार्थों के दुरुपयोग की दृष्टि से अधिक संवेदनशील माना गया था। बाद में 2023 से इसका विस्तार देश के सभी जिलों तक कर दिया गया। इस अभियान का नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MoSJE है। इसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और समुदाय की भागीदारी से नशामुक्त समाज का निर्माण करना है। अभियान 3 प्रमुख स्तंभों मादक पदार्थों की आपूर्ति पर नियंत्रण, जन जागरूकता एवं मांग में कमी तथा नशा पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है। हाल ही में मिस्र का गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर, नीलगिरी क्षेत्र से स्थानीय रूप से विलुप्त होने की खबरों के कारण चर्चा में रहा। इसका प्राकृतिक वितरण दक्षिणी यूरोप, उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ है,
लेकिन विशेष रूप से तमिलनाडु सहित इसके कई पारंपरिक आवासों में इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके प्रमुख खतरों में पशु चिकित्सा में प्रयुक्त डाइक्लोफेनाक दवा, बिजली की तारों से करंट लगना तथा आवास का क्षरण शामिल हैं। मिस्र का गिद्ध विश्व का सबसे छोटा गिद्ध माना जाता है और यह उपकरण पत्थरों का उपयोग करने वाला एकमात्र गिद्ध है। यह अन्य गिद्धों की तुलना में वर्ष के बाद के समय में प्रजनन करता है तथा लोहे के ऑक्साइड युक्त मिट्टी से अपने शरीर को रंगने, रगड़ने का व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। मृत पशुओं के शवों को साफ करके यह प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है। संरक्षण की दृष्टि से यह IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है तथा भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हाल